नमस्कार। द रुबिका लियाकत शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप भारत 24 देख रहे हैं। आज शो की शुरुआत यूनिफॉर्म सिविल कोड से, यूसीसी की बात से। वो कहां से शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्या वाकई यूसीसी की जरूरत है, यूसीसी से हिंदुस्तानियों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, हम इसकी पूरी सीरीज आप तक लाने का फैसला कर चुके हैं और आज इस सीरीज का पहला हिस्सा आपके सामने रखूंगी और हर बात इसी को हाजिर नाजिर रख के करूंगी। इसके बाद बात होगी बिहार के कटिहार की, जहां आम आदमी का खून बहाया जा रहा है, इनफैक्ट बहाया गया है। सवाल नीतीश कुमार से होंगे, उनकी सरकार से होंगे और जवाब मांगे जाएंगे तेजस्वी यादव जी से भी। फिर बात होगी फ्री वाले खेल की, उस खेल की जो चुनाव जीतने की गारंटी तो बन गया है। आपको भी बड़ा आनंद आता होगा कि क्यों ना फ्री में ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन किस कीमत पर। यह कीमत इतनी बड़ी है साहब कि मेरा और आपका सभी का जीवन मुश्किल में पड़ सकता है। कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, याद रखिएगा। फिर बात होगी पाकिस्तान से भारत लौट आई अंजू की। आज सवाल अंजू से करूंगी और पाकिस्तान की असलियत आप सभी के सामने रखूंगी। और अंत में बात होगी मेरे हिंदुस्तान की, पीपल्स प्रेसिडेंट की, माई काइंड ऑफ इंडियन, माई काइंड ऑफ मुस्लिम की, जिनसे प्रेरणा न सिर्फ मैं, हर हिंदुस्तानी लेता है। लेकिन मैं आज अपने हाथ में क्या लेकर आई, आपसे सवाल पूछूं तो आप क्या कहेंगे? एक वजनदार किताब जिसको उठाने के लिए जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। संविधान इसलिए लाई हूं क्योंकि यही वो राष्ट्रीय ग्रंथ है जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार काम करती है। सारा शासन प्रशासन इसी किताब से चलता है। हमारे देश का पूरा सिस्टम इसी किताब से चलता है। हम सबका भरोसा संविधान पर है क्योंकि यही संविधान हम सबके अधिकारों की गारंटी है। इस संविधान का हर एक शब्द हमारे देश की धड़कन है। यही संविधान हमें समानता और समान अवसर की गारंटी देता है। संविधान किसी धर्म की, किसी व्यक्ति की या किसी जाति की अलग से बात नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता, कोई फर्क नहीं करता। इसके सामने महिला पुरुष सब बराबर है। फिर आज़ादी के 76 साल बाद भी मैं आपसे सवाल कर रही हूं, धर्म के आधार पर पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आज भी हमारे देश की बेटियों के साथ पक्षपात हो रहा है। क्यों बेटियों के अवसर और अधिकार को मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है? मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इस भेदभाव और पक्षपात को खत्म कर दिया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वक्त आ चुका है। 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान अपनाया गया था, तभी यूसीसी को लागू करने की सलाह दी गई थी, लेकिन बात नहीं बनी। जिसके बाद संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निदेशक सिद्धांत में आर्टिकल 44 यानी 44 में समान नागरिक संहिता को रखा था। अब ये तो मैं जुबानी आपको कह रही हूँ, ये किताब इस वक्त लाइव है, ये मेरा हाथ इसी किताब पर है। ये क्या लिखा हुआ है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अब इसका मैं आर्टिकल 44 यहां पर आपको पढ़ के सुनाती हूं। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं उठा देती हूं ताकि आपको दिखाई भी दे सके। परफेक्ट, ये रहा आर्टिकल 44। आप दोबारा वो कैमरा काट सकते हैं, ये देखिए। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है आर्टिकल 44। किस इलाके में लिखा है? एक बार फिर आपको बता देती हूँ। लिखा है हमारे राज्य की नीति के निदेशक तत्व में। और तब से लेकर अब तक
यूसीसी पर केवल सियासत हो रही है। यह किताब में लिखा है, यह देश की धड़कन में लिखा है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा। मेरा सवाल यह है कि क्या वोट बैंक और धर्म की राजनीति की वजह से यूसीसी लागू करने की हिम्मत नहीं दिखाई गई? मुझे लगता है कि जब भारत आजादी का अमृतकाल मना रहा है, तब एक देश एक कानून की मांग नए भारत की आवाज है। इसे हम सभी को जरूर सुनना चाहिए। मैं मानती हूं कि यूसीसी को किसी भी धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बेटियों को समान मौके के अधिकार के तौर पर उस लिहाज से देखना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूं कि भारत मेरा पक्ष है, मेरा एक ही पक्ष है और वो भारत है। भारत के लोगों में मेरा अटूट और अटल भरोसा है, क्योंकि हमने समय समय पर बड़े सामाजिक बदलाव करके सदियों से चली आ रही कुरीतियों को खत्म करने का साहस और इच्छा शक्ति दिखाई है। और मेरा इस बात में पक्का यकीन है कि समान नागरिक संहिता भारत की नई सामाजिक क्रांति बनेगी, क्योंकि यही है विजन ऑफ न्यू इंडिया। इसीलिए आज मैं भारत 24 के मंच से यूसीसी के समर्थन में नई मुहिम की शुरुआत कर रही हूं। मैं भारत 24 के मंच से आप सभी को नए भारत के नए सफर में शामिल होने का न्योता दे रही हूं। आज दिल खोलकर इस मुहिम में हिस्सा लीजिए, इसका हिस्सा बनिए, यूसीसी के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि यह सवाल हमारी बेटियों का है, भारत की बेटियों के भविष्य का है। अक्सर मुझसे सब लोग पूछते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? मैं पूछती हूं, आखिर क्यों नहीं? यूनिफॉर्म मतलब क्या है? समान, समरूप, एक रूप, वो रूप जिसमें ना स्त्री है ना पुरुष है, अमीर है ना गरीब है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब कहता है संविधान महिला और पुरुष एक समान, फिर आज भी आखिर महिलाएं ही क्यों दे रही है इम्तिहान? सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति में मेरे साथ साझेदार बनिए, जुड़िए, क्योंकि भारत मांगे यूसीसी। यूसीसी के समर्थन में मिस्ड कॉल दीजिए 93-156-00415 पर। नंबर जल्दी चला गया, कोई बात नहीं, नीचे पट्टी पे भी चल रहा है और मैंने भी डायल कर दिया है 93-156-00415 93-15-600-415। और मैं यूसीसी के समर्थन में पहला कॉल करने जा रही हूं। और अब मैंने 93-156-00415 पर कॉल कर दिया है। आप भी इसी तरह मिस कॉल देकर अपना नंबर जो है रजिस्टर करवा सकते हैं समान नागरिक संहिता इसके फेवर में, इसके पक्ष में। समान नागरिक संहिता यूसीसी एक ऐसा अधूरा सपना है जिसे पूरा करने की कोशिश कई बार हुई है, लेकिन किसी न किसी वजह से यह सपना हकीकत नहीं बन पाया है। लेकिन अब यह सपना दूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जो कहा, उससे लग रहा है कि यूसीसी आएगा। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।
यूसीसी की जरूरत करीब 185 साल से महसूस हो रही थी। भारत पर कब्जा जमाने के बाद जब से अंग्रेजों ने आईपीसी, इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता बनाना शुरू किया, यानी लिखित कानून जब बनाए जा रहे थे, तभी से यूसीसी पर बात हो रही है। तभी से सबसे पहले 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में जो पहला लॉ कमीशन बना था, उसमें भी ये कहा गया था कि सिविल मामलों से लेकर क्रिमिनल केसेस में हर नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए। तब भी कई लोगों और संगठनों ने इसकी मुखालिफत की थी। फिर जब देश आज़ाद हुआ तब भी इसे लागू करने पर विचार हुआ, लेकिन ना अंग्रेज इसे लागू करने में हिम्मत जुटा पाए और ना ही इससे पहले की सरकारें। अंग्रेज़ों को खैर यहाँ कारोबार करना था, उनको तो मतलब ही नहीं था, इसलिए उनके लिए ये ज़रूरी था ही नहीं। लेकिन बाकी सरकारों ने क्यों इसे लागू नहीं किया, ये तो बड़ा सवाल है ना। इसीलिए हमने भारत मांगे यूसीसी मुहिम शुरू की है। आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए, जरूर जुड़िए। यूसीसी पर सबसे बड़े ओपिनियन पोल और सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति का साथ दीजिए। आप मोबाइल उठाकर 9315600415 पर मिस्ड कॉल दीजिए। 93 15 600 415 इस पर मिस कॉल दीजिए। इसके अलावा 8920202442 पर अपना वीडियो व्हाट्सएप आप हमें कीजिए। फिर बता देती हूं, 8920202442। फिर रिपीट कर रही हूं, 8920202442 पर अपना वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं और opinion@bharat24live.com पर अपनी राय ईमेल भी कर सकते हैं। opinion@bharat24live पर opinion@bharat24live.com पर आप अपनी राय ईमेल कर सकते हैं। भारत 24 लगातार आपकी राय और आपके सुझाव को दिखाता रहेगा, देश के साथ साझा करता रहेगा। जब संविधान बनाया जा रहा था तब संविधान सभा में यूसीसी के प्रस्ताव पर जमकर वाद विवाद हुए। सरदार पटेल से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इन तमाम बड़ी शख्सियत की अगर मैं बात करूं तो ये सब यूसीसी चाहते थे। लेकिन संविधान सभा में मौजूद मुस्लिम नेताओं ने इसका खूब विरोध किया और इसके बाद इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निदेशक सिद्धांत में डाल दिया गया। इसका आसान मतलब यह है कि सरकार को डायरेक्शन या दिशा देने वाले प्रिंसिपल्स या सिद्धांत, मतलब सरकार जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी तब इन बातों को ध्यान में उसे रखना होगा। संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। इन्हीं में आर्टिकल 44 है जो अब से कुछ देर पहले मैं आपको पढ़कर सुना रही थी, जो सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू किया ही जाए। इसीलिए महात्मा गांधी ने इन्हें संविधान का डस्टबिन बताया था, क्योंकि जिन बातों को कहीं और नहीं डाला जा सका उन्हें यहां डाल दिया गया। लेकिन देश ऐसे नहीं चल सकता। जो नीतियां और कानून देश के लिए जरूरी है उन्हें हमेशा के लिए संविधान के कूड़ेदान में नहीं डाल दिया जा सकता। या बताइए आप मुझे, डाला जा सकता है? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, समान नागरिक संहिता जरूरी है, लेकिन इसे तब तक स्वैच्छिक रहने देना चाहिए जब तक कि देश इसे स्वीकार करने के लिए सामाजिक रूप से तैयार ना हो जाए। मुझे लगता है और मेरे जैसे ज्यादातर भारतीयों को अब लगता है कि वक्त आ गया है यूसीसी लागू हो जाए। मैं लगातार इसे लागू करने को लेकर अलग अलग लोगों से बात कर रही हूं और इसीलिए आपसे भी इस मुहिम में जुड़ने की अपील कर रही हूं। मैंने इस मामले में धर्मगुरुओं से भी बात की है। उन्होंने इस मामले में क्या कहा आपको सुनवाती हूं। यूसीसी को लेकर आपके क्या विचार हैं बापू? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको सरकार लाने पर विचार कर रही है, जहां पर स्त्री और पुरुष में फ़र्क नहीं होगा, जहां पर कोई धर्म जैसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म है, लेकिन सिविल मैटर्स जो होते हैं जैसे शादी को लेकर है, संपत्ति को लेकर है, उनको लेकर सबका एक नियम होगा, एक कानून होगा। आपको लगता है कि एक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए? सबका जिसमें हित हो, सबका कल्याण जिससे जुड़ा हो, सबकी नेकता और एकता जिसमें समन्वित हो, ऐसा होता हो तो सबके हित में हो तो करना चाहिए। समान आचार संहिता को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है।
यूसीसी यूसीसी, शास्त्री जी इस पर क्या राय रखते हैं? होना चाहिए। सनातन हिंदू राष्ट्र का पहला कदम। ये एक बाप के दो बेटे, तो दोनों में बंटवारा अलग अलग क्यों? दोनों को फैसिलिटी अलग अलग क्यों? जब एक ही बाप की संतान है और भारत माता की सब संतान है, ऐसा अगर सब कहते, तो फिर जो हमें रूल्स फॉलो करना है वो आप भी कीजिए। आपको विशेष सुविधा 5 स्टार की, हमें 3 स्टार, वाई? तो उचित। तो यूसीसी का हिंदू राष्ट्र से क्या कनेक्शन आपको लगता है? सनातनीय हिंदू राष्ट्र एकता का ही तो प्रतीक है। सब समान, सब समान, सब समान। सामाजिक समरसता, यूसीसी क्या, समान नागरिक, आईपीसी की जो धाराएं हैं उनमें सबको समान व्यवस्था। हाँ, मतलब आईपीसी अलग है और वो क्षमा कीजिए, इसमें ये जो सिविल में मैटर्स हैं, मैटर्स शादी है, शादी संपत्ति है, बंटवारा है, इसको लेकर के उनके लिए जो अलग कोर्ट है उसकी व्यवस्था जैसे उनके लिए समान, वैसे ही हमारे हिंदू राष्ट्र में सब समान। तो आपको लगता है इसको सबको मानना चाहिए? और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जो मुसलमानों को डरा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? खतरे में आ जाएगा, इसकी स्थिति तो उन्हें पाकिस्तान से सीखनी चाहिए। यूसीसी पर जिस तरह से देश का मानस बन रहा है, ज्यादातर लोगों की भावनाएं यूसीसी के पक्ष में दिख रही है और उसके बाद लॉ कमीशन ने भी इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। भारत के लॉ कमीशन ने यूसीसी से जुड़े सवालों पर आम लोगों या संगठनों के सुझाव और सलाह मांग लिए हैं। 14 जून से इसकी शुरुआत हुई। आयोग ये मान रहा है कि ये मुद्दा देश के हर नागरिक से जुड़ा है। ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले उनकी राय जानना जरूरी है। बहुत शानदार कदम है। यूसीसी पर सुझाव देने की आखिरी तारीख 14 जुलाई तय कर दी गई है। बाद में इसे 28 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। यूसीसी को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, इसे इस बात से समझिए कि 1 महीने से भी कम वक्त यानी 10 जुलाई तक ही लॉ कमीशन को करीब 46 लाख जवाब मिल गए हैं। इस बात को करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। कल इसकी आखिरी तारीख है। इसकी मियाद कल पूरी हो रही है। अगर आपने यूसीसी के समर्थन में अब तक लॉ कमीशन तक अपनी बात नहीं पहुंचाई है तो जरूर पहुंचाइए। हम हिंदुस्तानी तो ज्यादा एक्टिव तभी होते हैं जब लास्ट डेट आ जाती है। तो सोचिए, कल जब लॉ कमीशन ये खुलासा करेगा उसे यूसीसी पर कुल कितने जवाब मिले हैं, तो ये आंकड़ा कितना बड़ा होगा। एक तरफ देश में इतना उत्साह है तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स या सियासी वजूद को बचाने के खातिर एक तबके को बरगलाने की आखिरी कोशिश की जुगत में लगे हैं। जो लोग किसी के बहकावे में आकर इसका विरोध कर रहे हैं या इससे डर रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपको दुनिया का एक सीधा साधा गणित बताना चाहती हूँ। सीधा साधा सिंपल मैथ्स। दुनिया भर में करीब 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जहां ईसाई सबसे ज्यादा है। इसी तरह 57 देशों में मुसलमान सबसे ज्यादा है। भारत और नेपाल समेत करीब 8-10 ऐसे देश हैं जहां या तो हिंदू ज्यादा है या ज्यादातर असरदार है, मेजॉरिटी में है। भारत जैसे कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो इनमें से ज्यादातर देशों में एक ही कानून है। इनमें अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं है। तो जो चीज दुनिया के ज्यादातर देशों में नहीं है, उसे ढोना हमारी मजबूरी क्यों होनी चाहिए? इसीलिए आपसे एक बार फिर कहना चाहती हूं, प्लीज भारत 24 की मुहिम भारत मांगे यूसीसी के समर्थन में जुड़िए। अपनी राय दीजिए, क्योंकि हर एक शख्स जरूरी है। आप हमें मिस्ड कॉल दे सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और मैं वो नंबर आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहती हूं और बता देना चाहती हूं, क्योंकि यूसीसी ये सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति है। 9315600415 पर आप हमें मिस्ड कॉल कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आप इससे आगे अपने दिल की बात कहें तो लगातार वो नीचे नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आप व्हाट्सएप पर आप हमें वीडियो बना कर दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बीच जब मैं आपसे बात कर रही थी 16 मिनट भी नहीं गुजरे हैं और लगातार लोगों के कॉल आ रहे हैं। ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इस वक्त हमको मिल रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप एक साथ कॉल कर रहे हो तो नंबर बिजी जा रहा हो या आपको कह रही हो कि ऑपरेटिव नहीं है। इंतज़ार कीजिए, मिस कॉल मारना मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको आवाज़ सुनाई देगी। ये बड़ी जिम्मेदारी है। आवाज़ वो नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत आवाज़, यानी आपका मिस कॉल हम तक पहुंच गया है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे देश की धड़कन, हमारे देश की नब्ज़, हमारी देश की सबसे मजबूत ताकत, सबसे बड़ा धर्म संविधान के पन्नों में इंगित है,
दर्ज किया गया है उसे लागू क्या नहीं किया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, इसे हिंदुस्तान में अब लागू कर दिया जाना चाहिए, ये हम मानते हैं। भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया इसमें यकीन रखता है और इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप भी यूसीसी को चाहते हैं, यूसीसी को भारत का अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं, हिस्सा बनाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कह दीजिए उसे, आप कॉमन सिविल कोड कह दीजिए, इंडियन सिविल कोड कह दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सिविल मैटर्स में ना हिंदू देखा जाए, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, इंसान देखा जाए, ना औरत देखा जाए, ना मर्द देखा जाए, सिर्फ इंसान देखा जाए, एक चीज देखी जाए, यानी सब बराबर है, एक प्लेटफॉर्म पर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होना चाहिए। और उसके लिए आप लगातार, नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस नंबर से हमारे साथ जुड़िए, #भारत मांगे यूसीसी पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हमें जानकारी मिल रही है कि बहुत गजब का रिस्पॉन्स जो है आ रहा है इस खबर के साथ अब, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस बड़ी सामाजिक क्रांति में मेरा साथ देंगे। आगे बढ़ रही हूं। अगली खबर पर जाने से पहले एक जरूरी बात, मणिपुर में हुई हिंसा के बाद जिस तरह इम्फाल से दिल्ली तक सियासत हो रही है, उस पर कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं और मैं चाहती हूं वो अपडेट आप तक पहुंचा दूं। आज भारत 24 ने मणिपुर से जुड़े सारे अपडेट की खबर ब्रेक की थी। सबसे पहले हमने भारत 24 के दर्शकों को यह जानकारी दी थी और बाकी बाद में सारे चैनल आए। मैं आपके साथ एक बार फिर शेयर कर देना चाहती हूं, वीडियो बनाने वाला युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले को सीबीआई को सौंपने जा रहा है। किस मामले को? ये जो वायरल वीडियो हुआ, जो महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, विभत्स वीडियो को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। सीबीआई पहले ही मणिपुर से जुड़े 6 मामलों की जांच कर रही है और अब सीबीआई के पास ये 7वां केस आएगा। गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दे सकती है कि केस की सुनवाई मणिपुर के बाहर हो। इस वाले केस की 18 जुलाई के बाद से आप ये जान लीजिए, मणिपुर में हिंसा में किसी की मौत नहीं हुई है। छुटपुट हिंसक घटनाएं वहां पर अभी भी हो रही है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच शांति पर सहमति के प्रयास शुरू हो चुके हैं और ये सहमति बनती हुई दिखाई भी दे रही है। दोनों समुदाय के प्रतिनिधि के बीच लगातार बातचीत का दौर जारी है। 6 दौर की जो बातचीत है, वार्ता है, वो संतोषजनक रही है अब तक। मणिपुर में बफर जोन बनाया गया है। करीब 35,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं इसमें। बफर जोन मतलब जो इलाका है वहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार अपडेट उनको दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए फेंसिंग जो है वो लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। और ये कौन सी फेंसिंग है? आप याद कीजिए, मणिपुर और पूर्वोत्तर के वो तमाम राज्यों से जो अलग अलग मुल्कों की सरहदें हम साझा कर रहे हैं, उससे लगातार, क्योंकि वो पोरस बॉर्डर है, यानी वहाँ पर आपको पासपोर्ट, कई जगह तो पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, कई जगह पर आपका परमिट लेकर आप आ जा सकते हैं। तो उन बॉर्डर्स पर फेंसेस लगाने का काम तेजी से चल रहा है। एक बार फिर आपको बता देना चाहती हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी 21 मिनट भी नहीं बीते हैं, 2000 से ज्यादा मिस्ड कॉल आप लोगों की तरफ से हमें मिल चुके हैं। भारत मांगे यूसीसी पर जबरदस्त रिस्पांस भारत 24 के दर्शकों की तरफ से हमें मिल रहा है। आज फिर मैं कह रही हूं कि यूसीसी आज हिंदुस्तान की जरूरत है ताकि महिलाओं को उनका हक मिल सके। ये लड़ाई हिंदुस्तान में हिंदू बनाम मुसलमान की न देखिए, ये बहुत संकीर्ण मानसिकता है। ये जो लड़ाई है वो महिलाओं के हक की है, वो भारत के बेटियों के हक की है और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। समान आचार संहिता जरूरी है और इसीलिए हम चाहते हैं यूसीसी भारत को मिले। यूसीसी ये सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति है और आप इस क्रांति की साझेदार के तौर पर बन रहे हैं। मेरे बोलते बोलते, बात करते करते 30 सेकंड नहीं हुए हैं और 2100 कॉल इस वक्त हिंदुस्तान की जनता हमें कर चुकी है, मिस्ड कॉल मार चुकी है। ये जो सबसे बड़ी आज की जरूरत है उस पर आप भी इस नंबर पर लगातार मिस कॉल कीजिए और इस सामाजिक क्रांति का हिस्सा बनिए। यूसीसी पर भारत 24 की ये मुहिम रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। आप भी इस मुहिम से जुड़िए।
अक्सर मुझसे सब लोग पूछते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? मैं पूछती हूं, आखिर क्यों नहीं? यूनिफॉर्म मतलब क्या है? समान, समरूप, एक रूप, वो रूप जिसमें ना स्त्री है ना पुरुष है, अमीर है ना गरीब है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब कहता है संविधान महिला और पुरुष एक समान, फिर आज भी आखिर महिलाएं ही क्यों दे रही है इम्तिहान? सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति में मेरे साथ साझेदार बनिए, जुड़िए, क्योंकि भारत मांगे यूसीसी। यूसीसी के समर्थन में मिस्ड कॉल दीजिए 93-156 00-415 पर। 93-615 415 ये वो नंबर है जिस पर आपको कॉल करना है। लगातार यूसीसी पर आपके कॉल मुझे मिल रहे हैं। अब तक 2100 मिस्ड कॉल हमें प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे बात करी थी और दोबारा गिनती नहीं की है। जब गिनती करूंगी तो मुझे लगता है वो आंकड़ा बढ़ गया होगा। 93-15-600-415 93-15-600-415 ये वो नंबर है जिस पे आपको मिस्ड कॉल करना है। और एक बार में मुझे बताया गया है कि 40 कॉल ही जो है वो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो ऐसे में लगातार लाइन जो है वो जाम हो रही है, ये बताया जा रहा है। लेकिन आप अपना धैर्य मत खोइएगा, हमें मिस कॉल कीजिएगा और अपनी बात को हम तक पहुंचाइएगा। ये मिस कॉल आप समझते हैं, ये मिस कॉल हमारे लिए ये आपकी तरफ से हरी झंडी है कि हाँ, हिंदुस्तान चाहता है कि यूसीसी लागू कर दिए जाए। मैं बिना लाग लपेट के अब आपको बिहार की एक खबर पहुंचाना चाहती हूं। इस बीच लगातार नीचे यूसीसी के समर्थन में जो मिस कॉल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं वो नंबर, वो आंकड़ा आप देखते चले जाएंगे और हम इंतजार कर रहे हैं कि आप वो मिस कॉल दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब मैं बात करूंगी इस बीच, क्योंकि ज़रूरी है क्या वो संविधान का पालन कर रहे हैं सरकार के मुखिया होने के नाते। नीतीश बाबू, आप तो सुशासन का सबसे बड़ा चेहरा होने का दावा करते हैं। आपके पास बीते लगभग 18 साल से बिहार का गृह मंत्रालय है, जिसके दम पर आप जंगल राज खत्म करने का खूब दावा करते रहे हैं। लेकिन बिहार के कटिहार से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसको आपने देखा कि नहीं देखा? मुझे जवाब दीजिए। या फिर इस घटना के बाद भी आप कह देंगे कि हमको नहीं पता, दिखवा लेते हैं। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, ये आपके जिम्मे है कि पुलिस क्या कर रही है आप पता लगाएं। लेकिन लगता है सियासत के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर आपको दिखता तो घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आप चुप नहीं रहते। ये तस्वीर देखिए सुशासन बाबू, यह आपके ही राज्य की तस्वीर है। वर्दी में जो शख्स गोली चला रहा है वो पुलिस वाला है, सबूत सामने है, लेकिन आपके अधिकारी अब भी सबूत को नकार रहे हैं। अनुमंडलीय विद्युत संचारण केंद्र है जी। यहाँ पर असामाजिक तत्वों के लिए विद्युत सप्लाई के बिंदु पर अचानक हमला किया गया, जिसमें भारी पथराव किया गया। इस पथराव में 3 लोग ज़्यादा घायल हुए, उसमें 2 लोग इलाज के लिए गए हैं, एक व्यक्ति को मृत्यु हुई है। अगर कितने राउंड गोली चली है सर? गोली नहीं चली है, भीड़ के द्वारा पथराव की गई है। सर वो कुछ वायरल वीडियो है, उसमें जो 15 राउंड का गोली का आवाज़ सुनाई दे रहा है, क्या है इसको कहना चाहिए? हो सकता है कि पूर्व कहीं का वीडियो हो, आजकल तो वीडियो को तुरमुड़ को भी पेश करते हैं। तो एसडीएम साहब को सुन लिया आपने। नीतीश बाबू, अब बताइए आप, गोली चली कि नहीं चली? अगर नहीं चली तो फिर 2 लोगों की मौत गोली लगने से कैसे हो गई? ऐसा तो नहीं है कि दोनों ने सरकार को बदनाम करने के लिए खुद को ही गोली मार दी हो? मतलब ऐसा अपने बचाव में बिहार के अधिकारी कह सकते हैं, क्योंकि पुलिस तो अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और आपको पुलिस को बचाना भी है, तो बचाव में कुछ तो आपको कहना पड़ेगा। हालांकि आपके इसी अधिकारी ने आपका काम आसान कर दिया। जो एसडीएम साहब एक दिन पहले यह कह रहे थे कि गोली चली नहीं है, वो पलट गए। वक्त मिलते ही उन्हें एक और बहाना मिल गया। भारत 24 से बात करते हुए आपके अधिकारी ने नीतीश बाबू महज 24 घंटे में कुछ और बोलने की कैसे पलटी मारकर कोशिश की है, सुनिए। देखिए, आपके लिए ही हम आए हैं और आपका बयान आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। आपका बयान आपको कटघरे में खड़ा कर रहा है। नहीं, आपने कहा दिया गोली नहीं चली। गोली क्या नहीं चली थी? क्या जी?
आपने कहा भीड़ की गोली थी ना, पुलिस की गोली की बात की जा रही थी ना। पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी। भीड़ में से गोली चली तो भीड़ की गोली से भीड़ घायल हो गई। भीड़ के ही लोग भीड़ में किन्हें गोली चलाया, भीड़ के लोग ही। एक मिनट बात करिए, आप ही के लिए आए हैं सर। वाह, मतलब 24 घंटे के भीतर आपके अधिकारी ने आपको बचाव का मौका दे दिया। मैं आपको दोनों बयान एक साथ भी सुना देती हूं ताकि कंफ्यूजन का कोई रास्ता ही ना बचे। सर कितने राउंड गोली चली है सर? गोली नहीं चली है, भीड़ के द्वारा पथराव की गई है। सर वो कुछ वायरल वीडियो है उसमें जो 15 राउंड का गोली का आवाज़ सुनाई दे रहा है, क्या है इसको कहना चाहिए? हो सकता है कि पूर्व कहीं का वीडियो हो, आजकल तो वीडियो क्लोज मोड़ को भी पेश करते हैं। नहीं, आपने कह दिया गोली नहीं चली। गोली क्या नहीं चली थी? क्या थी? आपने कहा भीड़ की गोली थी ना, पुलिस की गोली की बात की जा रही थी ना। पुलिस ने गोली नहीं चलाई थी। भीड़ में से गोली चली तो भीड़ की गोली से भीड़ घायल हो गई। भीड़ के ही लोग गोली पुलिस ने नहीं चलाई, हंगामा कर रहे युवकों ने ही चलाई। और किस्मत देखिए, बेचारे उन्हीं युवकों को गोली भी लग गई। 2 लोगों की जान चली गई, एक युवक घायल हो गया। और ये सब के सब उसी भीड़ का हिस्सा थे जिन्होंने आपके अधिकारी के मुताबिक पुलिस पर गोली चलाई। एसडीएम साहब के बयान से थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूं। मैं सोच रही हूं कि आखिर भीड़ की गोली से उसी भीड़ में शामिल 2 लोगों की मौत कैसे हो जाती है? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि गोली पुलिस पर चलाई गई और साउथ की फिल्मों की तरह गोली घूमकर उसे ही लग गई जिन्होंने गोली चलाई। ऐसा हो सकता है? मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। आपके अधिकारी के बयान के हिसाब से मैं थोड़ा गणित लगा रही हूं। आपको कटिहार का पूरा घटनाक्रम आज जान लेना चाहिए नीतीश बाबू, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है आप बहुत बिजी हो सकता है आपको पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी ना दी गई हो। 26 जुलाई 2023 सुबह 11 बजे कटिहार के बारसोई अनुमंडल कार्यालय में धरना शुरू होता है। 29 पंचायतों के प्रतिनिधि और ग्रामीण बिजली कटौती के खिलाफ बुलाए गए इस धरने में शामिल होते हैं। धरने के लिए बाकायदा परमिशन ली जाती है। अगले 1 घंटे तक धरना एकदम शांतिपूर्वक चलता है। 12 बजे पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचते हैं और प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने लग जाते हैं। जाहिर सी बात है, प्रदर्शनकारी चुपचाप वहां से चले तो नहीं जाते, तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों में बहस शुरू हो जाती है। फिर देखते ही देखते बहस उग्र हो जाती है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पास के बिजली ऑफिस पर हमला कर दिया, खूब तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। इस लाठीचार्ज से लोग और ज्यादा उग्र हो गए और पुलिस पर पथराव करने लग गए। भीड़ के पथराव से पुलिस इतनी नाराज हुई कि पुलिस ने सीधे भीड़ को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। पुलिस की फायरिंग में छछना गांव के मोहम्मद खुर्शीद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की गोली से 2 और लोग घायल हुए। इलाज के दौरान एक घायल युवक सोनू शाह की मौत भी हो गई, जबकि दूसरे घायल शख्स नियाज आलम की अभी भी खबर मिल रही है कि जिंदगी और मौत से जद्दोजहद चल रही है और हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वो दुरुस्त हो जाए। गोली पुलिस ने चलाई, ऐसा मैं भी नहीं कह रही हूं। एसडीएम के बयान से अलग कटिहार के एसपी ने पुलिस की तरफ से गोली चलाने की बात कही है, आप सुनिए। तो जो घटनाक्रम है, कुछ लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, परंतु अचानक से जो है स्पॉन्टेनियस मॉब जो है वो वायलेंट हो गया और काफ़ी मात्रा में जो है पत्थरबाजी की करने लगे लोग। और ये जो देख रहे हैं आप, बाउंड्री के बाहर थे, सब बाउंड्री के अंदर भी आने लगे। एसडीओ एसडीपीओ जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पे आए। उन लोगों को भी जो है ये रूम में जो है एक तरह से बंधक की तरफ बनाया गया। तो आत्मरक्षात्मक में जो है कुछ प्रशासन के द्वारा जो है फायरिंग की गई है। पूरे मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं। तो कटिहार के 2 अधिकारियों के बयान का विरोधाभास आपने देख लिया। मतलब कटिहार के एसपी कह रहे हैं कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। एसडीएम ने पहले कहा गोली नहीं चली, फिर कहा गोली भीड़ की तरफ से चली और इस बीच 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार सरकार के एक मंत्री की संवेदनहीनता उसमें दिखाई दी, जिस पर बिजली को लेकर यह हंगामा हुआ। उस विभाग के मंत्री का यह बयान आप सुन लीजिए। आज जो बरसात का मौसम है, कहीं ठंडर होता है, कहीं बारिश हो जाती है, थोड़ा ट्रिपिंग का प्रॉब्लम आजकल होता है पूरे ऑल ओवर द कंट्री। ये केवल बिहार का मामला नहीं है। इसके मामले में कुछ लड़के लोग आए, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठी चार्ज और गोली तो चलती है।
बिहार सरकार में मंत्री हैं, बहुत अनुभवी नेता नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नए नवेले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा बयान कि लाठी गोली तो चलती है। इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 लोगों की मौत हो गई, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसी संवेदनहीनता जब मंत्री दिखा रहे हैं तो फिर किसी और से मैं क्या उम्मीद कर सकती हूँ। इसीलिए मैं आज सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांग रही हूँ। नीतीश बाबू, आपकी पुलिस लगता है उन कानूनों को ही भूल गई जिसको सीख कर वो पुलिस की वर्दी पहनती है। सीआरपीसी में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई सारे नियम तय किए गए हैं, जिसके मुताबिक जब प्रदर्शन के दौरान भीड़ अनियंत्रित हो जाए तो उसे कंट्रोल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको डायरेक्शंस लेने होंगे या एक्शन लेना होगा। पहले भीड़ के साथ बातचीत कीजिए, दूसरी बातचीत से बात ना बने तो पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करे, लाठीचार्ज से जब बात ना बने तो पुलिस हवाई फायरिंग करे, भीड़ को डराए। उसके बाद पुलिस भीड़ को डराने के लिए जमीन पर गोली चला सकती है। इसके बाद भी हालात संभले ना, तब भीड़ में शामिल लोगों के पैरों को निशाना बनाकर घुटने के नीचे गोली चलाई जा सकती है। लेकिन कटिहार गोलीकांड में बिहार पुलिस ने ऐसे किसी भी नियम को क्या माना? पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज से भीड़ पर गोली चलाई। मारे गए युवक मोहम्मद खुर्शीद की तो सिर पर गोली लगी है। यह तस्वीर कल से सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। मैंने खुद उस तस्वीर को देखा है, जिसे ब्लर करके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूं। सुशासन बाबू, आज आपको जवाब देना होगा कि आखिर आपकी पुलिस इतनी बर्बरता कैसे दिखा सकती है? ना नियमों को मानना, ना इंसानियत को, बस जहां मौका मिला कहीं गोली चला दो, कहीं लाठी चला दो। क्या पुलिस इतनी बेलगाम हो गई है कि उसे इंसान की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है? मोहम्मद खुर्शीद की जान की कीमत बिहार पुलिस को क्या नहीं पता होगी? और नहीं पता है तो उसकी मां से जाकर पूछिए, आज वो किस दर्द से गुजर रही है। पुलिस का दोषी माने, पुलिस जो आके बीच में मारे, किसको मारे? अगर हम आयली बैली से मारेंगे तो कहीं जाके लग सकता है, दूरी से मारेंगे तो कहीं जाके लग सकता है। जब तक वो नजदीकी से नहीं मारा तो बीच में कैसे लगा? अभी तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा, लेकिन जो रिश्तेदार कह रहे हैं कि यहां सीधे सर में गोली कैसे कोई मार सकता है। हालांकि मैं अपने आप को दुरुस्त करती हूँ, पॉइंट ब्लैंक से मारेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका सर जो है वो चिथड़े चिथड़े हो जाएगा, लेकिन सर के सेंटर में गोली लगी है, कैसे हो सकता है? एक असहाय माँ के दर्द को समझने के लिए आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ इंसान होना है। बिहार के तारणहारों को इस दर्द से कितनी तकलीफ हो रही है वो ऊर्जा मंत्री के बयान से आप समझ लीजिए। मोहम्मद खुर्शीद और सोनू शाह, उनकी मौत जो है वो बिजली की मांग को लेकर हुई थी। क्या मांग रहे थे? बेसिक चीज मांग रहे थे, बिजली। आज कटिहार के बारसोई में हर घर में रोशनी है। घटना के बाद से बिजली गई ही नहीं है, लेकिन एक गांव का चिराग चला गया। सोनू शाह का परिवार बिजली विभाग पर सवाल खड़े कर रहा है। वो पूछ रहा है कि आखिर कभी नहीं आने वाली बिजली 2 मौत के बाद बेरोक टोक कैसे आ जाती है? कैसे? क्या प्रशासन खून खराबे का इंतजार कर रहा था? उसे खून की आहुति चाहिए थी। हमारे साथ सोनू के भाई मोनू हैं, जो बिजली विभाग में ही काम करते हैं। इन्हीं को बचाने के लिए सोनू इनको लाने गए थे, लेकिन वहां पर पुलिस ने सीधे सर में गोली मारी और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मोनू, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए, क्योंकि आप उस समय वहां मौजूद थे। क्या पूछ रहे मेरा? जी, हम ऑफिस में सरकारी थे, काम कर रहे थे। उस समय अचानक जन आक्रोश आया, भीड़ आया और वो पहले मेन गेट तोड़ा, फिर उसके ऑफिस का गेट तोड़ने का कोशिश किया। तो हम लोग जाके ऊपर थे, पत्थरबाजी होने लगा। तो उसके बाद कुछ देर बाद प्रोटेक्शन फोर्स आया। फोर्स के आने के बाद जो है हवाई फायरिंग का आदेश दिया गया, तो हवाई फायरिंग किया गया और कुछ
फोर्स जो है कुछ पुलिस वाला जो है नीचे था, वो भी फायरिंग कर रहा था। इसी दौरान जो है मेरा भाई जो हमको लेने गया हुआ था, उसको हम ही बुलाए थे कि ठीक है तुम आ जाओ, कहीं रास्ता मिलेगा तो आ जाएंगे हम, जबकि एक गोली जो है जाके उसके सीधे सिर पे लगी है। एक गोली जाकर सीधे उसके सिर पे लगी। नीतीश बाबू, जो पत्थरबाजी करते हैं उनके खिलाफ मैं अक्सर बोलती हूँ। जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर, मैं उनके खिलाफ बोलती हूँ। लेकिन ये जो प्रोटेस्टर्स इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, वो आपसे क्या मांग कर रहे थे? बिजली की। आप उनको समझा सकते थे, आप उनके घर बिजली पहुंचा सकते थे, जैसे आपने ये जो मौत हुई, और मौत नहीं इसे हत्या कहेंगे, इसके बाद जो आपने बदस्तूर जारी रखी ना ये बिजली सप्लाई, वो आप जारी रखते तो शायद ये ना होता। चुप्पी तोड़िए नीतीश बाबू। 2 मौत के बाद भी अगर आपने अपने पुलिस पर लगाम नहीं लगाई तो हर प्रदर्शन को कुचलने के लिए प्रशासन इसी बेलगाम ताकत का इस्तेमाल करेगा। और फिर जिस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने की बात आप कह रहे हैं, वो तो खुर्शीद और सोनू शाह के साथ ही दम तोड़ने लगेगी। और ये सवाल मेरे साथ साथ आज आपके सहयोगी भी आपसे पूछ रहे हैं, आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मामला बहुत ही गंभीर है बिहार का, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज छोड़िए, गोली मार दी गई। अब इससे विभत्स कुछ नहीं हो सकता। जितनी घोर निंदा करना है किया जा सकता है। सुधाकर सिंह साहब आपके साथ हैं, किसी और के साथ नहीं है, आरजेडी के विधायक हैं और मैं उनके समर्थन में खड़ी रहूंगी। आप लाठीचार्ज कर लेते फिर भी चलता। आज हर वो सवाल मुझे जायज लग रहा है जो 2 मासूम लोगों की हत्या के खिलाफ उठ रहे हैं। कटिहार जिला के बारसोई में जिस तरह बिजली की समस्या के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे और वहां बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी की पुलिस गोली चलाकर वहां के आम लोगों को मारने का काम किया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार तुरंत इस पर एक हाई लेवल जांच करे, न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू करे। यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब पहले तो नौकरी मांगने पे गोली मार रहे थे, गोली चला रहे थे, अब बिजली मांगने पर भी गोली मारने का काम कर रहे हैं। ये सवालों से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बच पाएंगे। वर्दी का क्या ऐसा जोर कि पटना में प्रदर्शन हो तो लाठियों से धुनाई कर दो, एक नेता की मौत हो जाए, हालांकि अभी मौत की वजह जांच का विषय है। कटिहार में प्रदर्शन हो तो गोली चला दो, 2 लोगों की जान चली जाए। 13 जुलाई को 2023 को पटना में लाठीचार्ज में हुई बीजेपी नेता के शव पर सरकार के समर्थक खून ढूंढ रहे थे ना, याद कीजिए, ट्रोल कर रहे थे ना। आज भी आपको खून ढूंढना है? बताइए, दिखाऊं आपको खून का सैलाब? कटिहार में रक्त रंजित शवों को देखकर भी आप सबूत मांगेंगे क्या? बताइए, देती हूं मैं सबूत, क्योंकि मौत से तो आपकी संवेदना जागती ही नहीं है। शायद खून देखकर जाग जाए। जिस खून को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो खून देखेंगे, शायद देखकर जाग जाए। बिहार में जो हुआ वो पुलिस पर सवाल उठाने वाला है। मैं आपको आज भीड़ को संभालने के लिए रिपोर्ट में लिखा एक किस्सा सुनाती हूं। ये रिपोर्ट मेरे पास है। कौन सी रिपोर्ट है? क्राउड कंट्रोल की ये रिपोर्ट, जिसको अगर आप मान जाते तो कटिहार में खून का एक कतरा नहीं बहता। 2016 में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने क्राउड कंट्रोल के लिए एक मैनुअल सभी राज्यों की पुलिस के लिए प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट के 13वें पन्ने पर आती हूं। इस रिपोर्ट के 13वें पन्ने पर एक किस्से का जिक्र है, जिसमें क्या लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में एक जिले में बिजली कटौती को लेकर भीड़ उग्र हो गई। बिजली कटौती की वजह से केबल में आई खराबी पता लगी। भीड़ एक पावर सब स्टेशन के पास इकट्ठा हो गई और पास के नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस को जैसे ही भीड़ के उग्र होने की जानकारी मिली, स्थानीय एसपी और बिजली अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसपी ने भीड़ से जाम हटाने का आग्रह किया, लेकिन भीड़ नहीं मानी, जिसके बाद
एसपी ने भीड़ से कहा कि वो भी पूरी रात वहीं खड़े रहेंगे और जब तक केबल की खराबी ठीक नहीं हो जाती वो घर नहीं जाएंगे। भीड़ में शामिल लोगों को लगा कि ये तो गलत हो गया। उसमें से कुछ लोग एसपी से कहने लगे कि आप घर जाइए, ये बिजली विभाग का काम है, पुलिस का नहीं है। लेकिन एसपी वहीं खड़े रहे और बाद में भीड़ ने फौरन जाम हटा दिया और भीड़ छटने लगी। जो लोग वहां बचे वो एसपी के साथ फुटबॉल मैच पर चर्चा करने लगे। इसे कहते हैं पुलिस का सिस्टम। और कटिहार में क्या हुआ? भीड़ इकट्ठा हुई, बाकायदा परमिशन लेकर उसने प्रदर्शन किया, लेकिन वहां से बड़े पुलिस अधिकारी गायब थे। इतनी बड़ी भीड़ को 10 पुलिस वालों के भरोसे छोड़ दिया और जब भीड़ उग्र हुई तो अधिकारियों को बुलाने की जगह लाठीचार्ज और गोलीबारी का सहारा ले लिया। यह है बिहार का सिस्टम। इस सिस्टम ने आज 2 माओं से अपने बच्चों को छीन लिया। वो दर्द से कराह रही है, सिस्टम बचाव में जुटा है। अजीब अजीब तर्क पर उसे जा रहे हैं, लेकिन कोई उन परिजनों को जवाब नहीं दे रहा है जिन्होंने सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त झेला है। नीतीश बाबू, मैं आपसे विनती करती हूं, विनम्र निवेदन करती हूं, अपनी चुप्पी तोड़िए, कुछ बोलिए। लेकिन देश की जनता बोल रही है, मिस कॉल के जरिए बोल रही है। इस वक्त हिंदुस्तान में भारत मांगे यूसीसी ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग भारत मांगे यूसीसी ट्रेंड कर रहा है और आपके कॉल्स लगातार हम पा रहे हैं। इतने कॉल्स आ रहे हैं कि लाइन जाम हो रही है। और ये देखिए, इंडिया ट्रेंड्स में इस वक्त भारत मांगे यूसीसी नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। आप भी हैशटैग भारत मांगे यूसीसी पर हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, साझा कीजिए। अब तक 4400 मिस कॉल्स हमें मिल चुके हैं। 93 15 600 415, 93 15 600 415। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 9315600415 पर मिस्ड कॉल दीजिए और इस सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति में मेरा साथ दीजिए, भारत 24 का साथ दीजिए। और इस वक्त आपसे बात करते करते 4700 मिस्ड कॉल हमें प्राप्त हो गए हैं। इनफैक्ट अभी 45 मिनट भी नहीं बीते हैं और हमें 4500 से ज़्यादा यहाँ पर मिस कॉल प्राप्त हुए हैं। इस मुहिम में जुड़िए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा मिस कॉल दीजिए। अक्सर मुझसे सब लोग पूछते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? मैं पूछती हूं, आखिर क्यों नहीं? यूनिफॉर्म मतलब क्या है? समान, समरूप, एक रूप, वो रूप जिसमें ना स्त्री है ना पुरुष है, अमीर है ना गरीब है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब कहता है संविधान महिला और पुरुष एक समान, फिर आज भी आखिर महिलाएं ही क्यों दे रही है इम्तिहान? सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति में मेरे साथ साझेदार बनिए, जुड़िए, क्योंकि भारत मांगे यूसीसी। यूसीसी के समर्थन में मिस्ड कॉल दीजिए 9315600415 पर। इस पर मिस कॉल दीजिए। इंतजार कर रही हूं, 2 और स्टोरीज आप तक पहुंचानी थी, लेकिन आप देख रहे हैं ये जिस तरीके से मुहिम आगे बढ़ी है और आपका जैसा समर्थन मिला है तो उस पर बात थोड़ी लंबी चल गई। लेकिन कल ये दोनों स्टोरीज आपके सामने रखूंगी। ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हमें बिकती है, अच्छा 5000 कॉल्स यहाँ पर हमें मिल चुकी हैं। अभी 9:46 हो रहे हैं और इस पर अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो रात भर इसी तरीके से बात चलती रहेगी। आपको मुझे द रुबिका लियाकत शो में इजाज़त देनी होगी, लेकिन मिस कॉल दीजिए, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए। कल वापस वो 2 स्टोरीज लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। एक तो फ्री की रेवड़ी को लेकर और अंजू को लेकर, वो पाकिस्तान में जाकर जो मोहब्बत को आगे बढ़ाने की सोच रही हैं वो क्यों गलत है वो मैं बताऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल मुझे इजाज़त। द रुबिका लियाकत शो में देखते रहिए भारत 24।